हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। ये एसएससी जीडी का जो पेपर इस बार हुआ था, उसका आंसर की आया था। तो मैं कुछ पेपर्स हमको मिला है, तो उसको हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले मैंने भी एक शिफ्ट का करवाया था, ठीक है। तो ये आज का 11 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। जिनका 11 फरवरी का सेकंड शिफ्ट था या नहीं था, जो आगे आगामी आने वाले वैकेंसी में तैयारी करना चाहते हैं, पेपर को जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि टीसीएस का पेपर है, ऑनलाइन सब जगह लगभग ऐसे ही पेपर पूछता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब पेपर आप देखेंगे खुश हो जाता है, ठीक है। जो कि एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाता है, इससे आप लोग सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो जो भी आगामी अभी इस बार जिनका नहीं हो पाया है, तो लोग निराश ना हो, तैयारी करते रहें। नवंबर में आपको फिर से वैकेंसी देखने को मिलेगी एसएससी जीडी की बम्पर वैकेंसी। उसके पहले सारे एसएससी की वैकेंसी सब लगे हैं, ढिलाई पुलिस का भी लगा है। तो पेपर कंपनी एक ही टीसीएस। तो पेपर आप लोग देखिए। और अभी जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हो रहा है, उसमें भी जीएस के इसमें से कुछ क्वेश्चन फायदा कर देगा। तो आइए हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम जीएस पोर्शन देखेंगे, ठीक है। जीएस में कैसा क्वेश्चन आया था, तो इसमें देख लीजिए। जीएस में आप लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, ठीक है। टोटल भारत की जनसंख्या में से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, आप इसको निकाल सकते हैं। यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, निकाल सकते हैं। टोटल टोटल कितना जनसंख्या है, 125 करोड़, ठीक है। 125 करोड़ टोटल इंडिया की जनसंख्या है। और वहीं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, लगभग 21 करोड़, ठीक है। और इसको 100 से गुणा करेंगे, ये जो परसेंटेज आएगा काट के, लगभग आपका 16.16% आंसर आता है। लेकिन वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है, ये सब स्टैटिक सवाल है, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। जनसंख्या को याद रखना है, एरिया याद रखना है 4%, ठीक है। और वहीं यही चीज़ विश्व का भी पूछता है। विश्व का जनसंख्या भारत जनसंख्या नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछेगा कि भारत की जनसंख्या विश्व का कितना प्रतिशत है। विश्व का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है ये पूछता है। पर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों पूछता है। तो इस टॉपिक को जरूर, जनगणना से ये क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही है, 16.5%। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो आप लोग देखे होंगे 36 से 51 तक, ठीक है। 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो उसमें से जो भी आर्टिकल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 49 जो होता है, देख लीजिए, ऐतिहासिक अभिरुचि राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों की रक्षा करना, ये ठीक है, स्मारकों की रक्षा करना। 48 क्या है, 48 अपने पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब है प्राकृतिक, ठीक है। तो वो ये जरूर याद रखें। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो सीधा सिंपल सा सवाल है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो एक ही ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चाणक्य इनके मंत्री थे। तो उन्होंने घनानंद के हत्या करके उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। फिर आ जाता है, कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण भोपाल और त्रिवेंद्रम में आयोजित किया गया था। तो ये करंट अफेयर का था, बिल्कुल 2023 का बहुत ही अलग क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसमें 21वां जो है, 21वां संस्करण है, वो सही है, ऑप्शन नंबर 4। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन ये क्वेश्चन होता है, 8 तो होते हैं टोटल, 8 सबको पता है, लेकिन ससुरा इसमें पूछा था मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन गलत हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 लगाया गया है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 7। 8 तो याद था, कंफर्म 8 याद है, सबको याद होगा। टोटल कितने न्यायाधीश थे, तो 8 थे, लेकिन इसमें पूछा मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, तो मतलब एक संख्या को छोड़कर
उसके अलावा 7 था, ठीक है, 7 ऑप्शन नंबर बी सही है, 7। ऐसे ही आपको पूछता है दांडी यात्रा में गांधी जी के अलावा कितने और उनके साथी थे, ठीक है, तो उसको जरूर ध्यान दीजिए जरूर। 78 79 दोनों ऑप्शन आएगा, आप लोगों को उसमें क्वेश्चन के अनुसार मारना है। तो ये चीज़ें बारीकी है जो आपको सिलेक्शन से दूर लेके जाती है। फिर है निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग मतलब कि यूपीएससी जो कि ठीक है के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिए। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले मनोज सोनी थे, ठीक है, मनोज सोनी ने इस्तीफा दिए, अभी नए बने हैं, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है नए कौन बने हैं। बिल्कुल एकदम सिंपल सा सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नए कौन बनाए गए हैं, ठीक है। 324 में है आर्टिकल में उल्लेख। फिर ये आया था, देख लीजिए, स्टैटिक में त्योहार से संबंधित, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए क्या बताएं, एकदम हलवा हलवा, लेकिन हलवा नहीं है ये, तलवार है, तलवार सीधा घोंप देती है। तो इसमें पूछा था थाई पूसम, थाई पूसम बताइए, नाम इतना सुने होंगे थाई पूसम, थाई पूसम एक त्योहार उत्सव मनाया जाता है, लेकिन कहाँ मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दे दिए तेलंगाना, त्रिपुरा, तमिलनाडु, सिक्किम। सिक्किम तो मान लीजिए काट दीजिए, सिक्किम तो नहीं होगा, सबको पता है, लेकिन तेलंगाना पूर्वोत्तर राज्य तो हो ही नहीं सकता थाई पूसम में। तमिलनाडु तेलंगाना फंस जाता है, तो एक ही नाम से तेलंगाना तमिलनाडु, तो इसका ऑप्शन नंबर तमिलनाडु सही है, ठीक है, तमिलनाडु ये सही है थाईपुसम। फिर आया था ये क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना समझ लीजिए कि ऐसा टॉपिक है ससुरो, पंचवर्षीय योजना जनगणना जो भी टीसीएस कराता है उसका सारा फेवरेट क्वेश्चन है, उसी में से घुमा घुमा के पूछता है। अब किस्मत है किसके में सरल आ जाए किसके में कठिन आ जाए। तो इसमें पूछा है ग्रामीण पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक थी, उसका लक्षित वृद्धि दर कितनी थी, मतलब उसका लक्ष्य वृद्धि दर कितना रखा गया था। तो लक्ष्य उसको 9% रखा गया था, लेकिन उसने पाया था कितना, लगभग 9% से कम, 8 कुछ % पर ही उन्होंने अपना मतलब विकास दर थी। तो लक्ष्य रखा जाता है, जैसे कि योजना से पहले हम लक्ष्य रखते हैं हमें इतना % काम करना है वृद्धि दर, लेकिन उतना हो नहीं पाता, ठीक है। तो उसमें से सबसे सफल एक ही थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें उन्होंने सबसे सफल माना गया, जो कि लक्षित वृद्धि दर से अधिक उसमें वृद्धि हुई थी विकास, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये बिल्कुल इसमें भी कन्फ्यूजन था, देख लीजिए 6% तो नहीं था, 7% भी नहीं था, 8-9 में कन्फ्यूजन था, 8 और 9 में कन्फ्यूजन था, तो इसमें 9% सही है। फिर आया था वह शारीरिक स्थिति जो भूख को कम करती है और परिपूर्णता की भावना को संकेत देती है के रूप में जानी जाती है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या इसको बोलते हैं, तो संतृप्ति, ठीक है, संतृप्ति, सटिसिटी। तो इसमें इसको जान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है। मतलब ये पूछ रहा है वह शारीरिक स्थिति जो भूख को कम करती है, मतलब कि भूख को कम कर देती है और परिपूर्णता की भावना को भी, मतलब फुलनेस की भावना को भी, मतलब है कि हम तो संतृप्ति मिल गई, संतुष्टि मिल गई कि हम ठीक है, हम खा लिए हैं, भूख पेट भर गया है, मतलब जितना मिला उतने में ही वो अपनी संतृप्ति कर लिए। तो वो होता है ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी मतलब बेसिक ही था, लेकिन ये भी गलत ही है, मतलब गलत ऑप्शन लग गया है। औद्योगिकरण के दृष्टिकोण से संदर्भ में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 चली थी दूसरी, ठीक है, 51 से 56 तक पहली चली थी, ठीक है, उसके बाद 61 से 66 तक तीसरी चली थी, उसके बाद 3 साल योजना अवकाश चला था। तो उसमें पूछा है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है पहली पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न थी, हो गया बवाल। इसमें अभी तक पूछता था मतलब सेम उद्देश्य क्या है, लेकिन इसमें पूछा है कि किस प्रकार से अलग थे दूसरी पंचवर्षीय योजना और पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसमें ठीक है, इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे, देख लीजिए, पूर्ण रूप से केवल कृषि पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, पूर्ण रूप से केवल कृषि पर नहीं था। सिंपल सा बात है कि इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछ लिया है, पहली तो कृषि थी लेकिन दूसरी पूर्ण रूप से कृषि नहीं थी। फिर इसमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिएगा, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी गई, ये तो
एलपीजी का जब टाइम आया था तो वहाँ का ये समय है 8वीं 9वीं में। भारी उद्योगों से हल्के उद्योगों के धन के ये कभी कहा ही नहीं गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर आ गया विनिमय माध्यम। ये तो एकदम समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में एकदम कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, मतलब समझ में ही नहीं आता ससुरा। विनिमय माध्यम के रूप में करना जाता है, विनिमय किसका एक्सचेंज किसका किया जाता है, सीधे सीधे मुद्रा का एक्सचेंज होता है, वस्तु का एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन हम कहा है, हमने दिमाग में यही एक ही चीज़ फिट बैठता है कि हम वस्तु का एक्सचेंज करते हैं। वस्तु का एक्सचेंज कभी होता ही नहीं है, वस्तु सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है। हम एक्सचेंज के रूप में हम मुद्रा को एक्सचेंज करते हैं। हम आप लोग जो भी देखे होंगे कहीं भी, या विदेशी मुद्रा जो होती है या देशी अपने देश की मुद्रा होती है, हम उसमें कभी वस्तु का एक्सचेंज नहीं करते हैं, हम मुद्रा का एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर को, हम जैसे अपनी, जैसे हम हैं यहाँ कलकत्ता, कलकत्ता से हमको यहाँ उत्तर प्रदेश में गाड़ी खरीदनी है बोलोरो, ठीक है, स्कॉर्पियो, यहाँ से यहाँ। अब वो गाड़ी यहाँ वो वही गाड़ी नहीं भेजेगा, ठीक है, वो गाड़ी वहाँ से वो गाड़ी नहीं भेजेगा, उसी कंपनी का सेम गाड़ी आपको वहाँ कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपनी मुद्रा का एक्सचेंज करना है। सिर्फ आप मुद्रा भेजेंगे, वो मुद्रा सिर्फ यहाँ से वहाँ भेज देता है, बस। और आप बाजार में जाते हैं, बाजार में हम जो भी वस्तु को खरीदते हैं, वस्तु का एक्सचेंज नहीं होता है। कभी आप देखें वस्तु का एक्सचेंज होता है कि आपने एक वस्तु दी है, वो दूसरा वस्तु आपको दी है, कभी नहीं होता है। आप मुद्रा देते हैं तब वो देता है आपको वस्तु, ठीक है, मुद्रा का एक्सचेंज होता है, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। पोपीर नृत्य, साला पोपीर नृत्य जिंदगी भर साला क्या बताए। पोपीर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की गैलो जनजाति, अब ये भी क्वेश्चन आगे, गैलो जनजाति किस राज्य से, अगर आपको 2 क्वेश्चन इसमें फंस रहा है, दोनों को दोनों एकदम नया। इसमें पूछ जो है पोपीर नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की है। फिर ये आगे देख लीजिए वाद्य यंत्र से, भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो वो किससे हैं, बांसुरी से हैं। हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किस तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थित चुंबकीय द्विसूचक सुई की विक्षेपित करने की परिघटना की खोज कब की थी। ये बात है 1820 की, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। इसमें क्या था कि इसमें जो चुंबकीय सुई थी, चुंबकीय सुई आप देखे होंगे, इसमें विद्युत क्षेत्र में ले आने पर उसमें धारा के प्रवाह जब करेंगे विद्युत क्षेत्र में ले आने के बाद ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। ये क्रिया हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के द्वारा दी गई थी। तो वही पूछ रहा है ये कब खोज की गई थी, तो ये 1820 में। ये थोड़ा सा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस में है, क्योंकि ये साइंस में भी बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ठीक था, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो गया था। तो देखिए, भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किससे है, तो इनका शतरंज से है, ठीक है, शतरंज चेस मास्टर है ये, ठीक है, चेस मास्टर है ये। नेक्स्ट आया था, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ठीक ठाक है। 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया, तो 1861 में कौन सा कानून आया था, तो वो आया था भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तो 1946 में आया था, ठीक है, 1946 में आता। रोलेक्ट एक्ट आप लोग देखे होंगे 1919 में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1942 में आया था। ये सब अलग है, लेकिन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वाला आया था। थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाना था, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये करंट अफेयर से है। नरेंद्र मोदी जी को रूस से जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो कौन सा था, ऑर्डर ऑफ एंड्यू, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट एंड्यू द एपोस्टल, ये है, कहाँ का है, ये रूस का अवार्ड है, ठीक है। इनको अभी लगभग 37 देशों का इनको अवार्ड मिल चुका है, हाईएस्ट अवार्ड। तो इस प्रकार से इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। मेन याद रखना है, जैसे बड़े जो देश हैं उनका ही पूछा जाता है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से इसमें आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 2। फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अंगवस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा कितने रुपए की नगद धनराशि पुरस्कार दी जाती है, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, जो कि इसमें 1 लाख की धनराशि दी जाती है, ठीक है, 1 लाख की धनराशि इसको अंगवस्त्र और ताम्रपत्र के साथ प्रदान की जाती है, देख लीजिए। फिर आ गया ये
जनगणना से 2 क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये भी क्वेश्चन साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये भी जल्दी में ही गलत हुआ है। साक्षरता दर पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ज़्यादा मिजोरम की है, ये तो सबको पता है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप की है। राज्यों की बात करें तो केरल की है। सबसे कम बात करें तो अपने बिहार की है, ठीक है। और वहीं केंद्र शासित में सबसे कम बात करें तो अंडमान निकोबार की है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान देनी है। तो इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक पूछा है तो मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इसमें आया था भूगोल से एक क्वेश्चन यही थे मात्र। भू विज्ञान में सीमे, ठीक है, सीमेटिक, ठीक है, इसको सिलिकेट बोलते हैं। भूपर्पटी की निचली परत होती है, ठीक है। और इसमें कौन से धातु पाया जाता है? जो मैग्नीशियम समृद्ध शैलों के संयोजन से बनी है। ये दोनों खनिज समुद्री परपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज हैं। तो इसमें एक ही है जो सीमे पाया जाता है, सिलिकेट, ठीक है, सिलिकेट पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जीएस के टोटल 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये अब आ जाते हैं मैथ का। देख लीजिए मैथ में देख लीजिए, मैथ में इसमें एक ये एवरेज का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, आराम देखिए। इसमें पूछा है 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत स्कोर 40 अंक था, ठीक है। और 25 छात्रों कितने, देखिए कुछ नहीं करना, 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत, ठीक है, 20 छात्रों का औसत कितना है? 40 है, ठीक है। 20 छात्रों का औसत 40 है। 50 छात्रों का दे दिया गया, ठीक, 50 अंकों की टोटल 50 थे। 50 में जो 20 छात्रों का औसत 40 हो गया, 25 छात्रों का औसत 20 का 40 हो गया, 25 का कितना है? 25 का 34 अंक है, ठीक है। टोटल कितने में है? और 15 छात्रों का औसत स्कोर 26 अंक था। पूरी कक्षा का भारित औसत स्कोर कितना है? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। देखिए 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत स्कोर, 50 अंक के अंग्रेजी में जो 20 छात्रों का औसत टोटल है तो 40 अंक है, ठीक है। उसके बाद 25 का 34 हो गया, इसमें हमको योग निकालना पड़ेगा। 20 गुणे 40 का हो गया, ये इसका टोटल आएगा। 25 का 34 हो गया, इसका टोटल आएगा, ठीक है। 15 का 26 आएगा, 26 आएगा, इसका टोटल आ गया, ठीक है। अब हमको संपूर्ण टोटल को 50 से भाग दे देना है, ठीक है, 50 से भाग दे देना है, तो आ जाएगा आपका आंसर 34, ठीक है, 34। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करने के लिए भी इतना वो नहीं है। फिर आगे देख लीजिए, किसी मूलधन 6% के वार्षिक दर से 2% का के लिए साधारण ब्याज 387। तो मूलधन इसमें सीधे कुछ नहीं करना है, इसमें एसआई वाला वही लगा देना है, पीआरटी, ठीक है, 100। पीआरटी एसआई दिया गया है, साधारण ब्याज 387। पी आपको पूछा है, आर बराबर 6% रखेंगे, टी बराबर 2 रखेंगे, 100 काट पीट करेंगे तो आपको 32-25 आ जाएगा, ठीक है। 32-25 ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें आप लोग फार्मूले में लगा सकते हैं, जैसे देख लीजिए मैं लगा दे रहा हूँ। 387 इधर रखेंगे, पी गुणे 6 गुणे 2 बटे 100, ठीक है। 387 गुणे 100 इधर आ गया, इधर पी रख देंगे, इधर 6 गुणे 2। अब मैंने को इसको काटना है, 2 से इसको काट देंगे 50 हो गया, 2 से इसको काट देंगे 3 हो गया, 2 से इसको काट देंगे 25 हो गया, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 के 3, 3 दूनी 6, 2 27, हाँ 3 के 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27, 129 गुणे 25, यही आंसर आ जाएगा। अब हम इसको यूनिट डिजिट से सीधा सॉल्व मारेंगे। 9 बचे 45, यूनिट डिजिट एक सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है 5, तो वही ऑप्शन नंबर सीधा 3 मार के बढ़ जाना है, हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ में आपको यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये जरूर ध्यान देना है। आप मैथ बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, हमें पूरा मल्टीपल नहीं करना, लेकिन कहीं कहीं 1-2% फॉल्ट हो जाता है। फिर ये देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन आया था, सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको बॉड मास का नियम लगा देना है, ये आराम से लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको भाग करना है,
ठीक है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है। ब्रैकेट में आपको छोटा जो कोष्टक है इसको तोड़ना है, ये वहाँ से हटाना है, ये यहाँ से हटाना है। इसको सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, 208 ही आएगा। ठीक है, 208। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में था, यदि 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर साधारण ब्याज का अंतर 124 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल सीधा अंतर वाला आया था, सिर्फ कुछ नहीं करना। डी 3 साल का अंतर, देखिए अंतर साधारण ब्याज और इसमें क्या आता है, देखिए आर स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर, 300 प्लस आर बटे 100, यही वाला फार्मूला लगा लेंगे, सीधा सिंपल सा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 4000। कुछ भी नहीं करना है। अंतर कितना 124 है, 3 साल का अंतर वाला फार्मूला लगाना यही है। ठीक है, यही वाला 2 साल का इतना होता आर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट फार्मूला पे आता है। फिर आ जाता है, एक यात्रा का 3/5 भाग 84 किलोमीटर चाल से तय करता है, शेष दूरी 56 किलोमीटर तय करता है, पूरी दूरी के दौरान औसत चाल। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक यात्रा का 3/5 भाग, मतलब एक कोई भाग है, कुछ भी मान लीजिए आप लोग, जैसे आप मान लीजिए ऐसा मानिएगा जिसमें दोनों संख्या उसमें कट जाए। ठीक है, जैसे हम आप जिसमें मान लीजिए 5 मान लिए, 5 मान लीजिए, ये 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये रेशियो को 3 और 2, इसको 84 किलोमीटर प्रति घंटे से भगाया है, इसको 56 किलोमीटर प्रति घंटे से किया, तो कुल दूरी का एवरेज पूछा है। तो इसमें कुल दूरी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे टोटल समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, कुल दूरी कितनी है, कुल समय कितना लगा। ठीक है, कुल दूरी यही मान लेंगे हम। ठीक है, इसको ऐसे एवरेज में रखना है, इसको इसकी मल्टीपल से बड़ा गुणा कर देंगे। ठीक है, और उसका समय निकाल लेंगे। ठीक है, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे, आपका फार्मूला आ रहा है तो आप आसानी से सारा क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें आप सॉल्व करेंगे 70 आएगा। ठीक है, 70 इसमें आ जाएगा। संजय और तुन्नू अलग अलग तौर पर कार्य करते हैं, ये कार्य हम समय का गए, देखिए यस हो गए, 80 हो गए, इन्होंने 6, उन्होंने 20। ठीक है, एकांतर क्रम में कार्य किए, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 20 का फटाक से निकाल लेंगे, 2 3 6, 2 10 20। ठीक है, इसमें आ जाएगा 60 आएगा, 10 हो गया, 3 हो गया। तो एकांतर क्रम में करेंगे तो टोटल 60 कर रहा है, तो आप एकांतर क्रम में करते हो, एकांतर दिनों में कार्य करते हुए तन्नु कार्य शुरू किया, मतलब ये कार्य शुरू हुआ है। पहले 3 10 3 13, 13 3 10, मतलब कि 13, 2 दिन में 13 काम। तो ऐसे हम गुणा करेंगे, 13 13 3 39, 13 चौक 13 25 65, 13 चौको 13 25 65, 13 चौको 52, 4 4 गया, 52 काम हो गया। यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, 8 दिन हो गया। अब बचा कितना, 52 में 8 काम, 8 काम कौन करेगा, ये करेगा संजय, 8 काम 10 से भाग करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे, आ जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 आ जाएगा, तो 8 इसमें 1.5 दिन जोड़ देंगे, 9.5 आ जाएगा। ठीक है, 9.5 इसमें आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे इसमें देख लीजिए, औसत चाल सीधा सीधा एक बस 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, करने में 45 मिनट का समय, पी क्यू से तक जाती है और 40 किलोमीटर की चाल हर पी से वापस, मतलब दूरी वही है, दूरी वही है 60, गया गया तो 45 मिनट लगाया। ठीक है, और आ रहा है, वापस आने में उसका चाल 40 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ तक दौरान औसत चाल, इसको भी आराम से लगाएंगे, कुछ नहीं निकालना है। औसत चाल का मान यही होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, बस आराम से उसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसमें आ जाएगा। इसमें आ गया, रूपाली ने गणित में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए, गणित विज्ञान और कंप्यूटर में उसके कुल अंक 234 है, मतलब कि गणित विज्ञान से 2 गुने अंक, मैथ साइंस। यदि उसका गणित में विज्ञान से 2 गुने, मतलब साइंस में अगर 1 है तो इसका 2 है, मैथ में। गणित विज्ञान और कंप्यूटर, ठीक है, गणित विज्ञान और कंप्यूटर में कुल अंक 234 है। गणित कंप्यूटर में उसके अंकों का अनुपात, गणित और कंप्यूटर में उसके अंकों का अनुपात 4 और 3 है, तो हम इसको रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, 4 और 3 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 4 हो गया, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 3, फिर 4 2 3, इसका टोटल रेशियो हो गया, तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों का जोड़ 4 2 6 3 9 9 बराबर 234, तो
और हमको पूछ रहा है रखवाली मैथ में, मतलब 4 का मान पूछ रहा है। तो हम सॉल्व करेंगे, 9 के बराबर दोस्तों होते हैं, 4 का मान 104 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल इसको आराम से करिएगा। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन में ऑप्शन नंबर 1 आएगा 192। फिर सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन ही है, लेकिन ये साला समझ में नहीं आ रहा। हाँ सही है, ये मूल्यांकन कीजिए, इसका सिंप्लीफिकेशन सीधे भाग जोग 8 चौक 32 लाएंगे, सीधे 14 आ जाएगा। आयु का एज वाला रिलेशन आ गया, ए बी का अनुपात 4 9 है, तो उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु को तुलना कीजिए, 4 और 9 है। ठीक है, आयु का अनुपात 4 और 9 है, ए और बी का। ठीक है, आयु का अंतर कितना है, इसके मेन अंतर कितना आ रहा है 5, 5 का अंतर 10 है, 1 का बराबर 2 आ रहा है, 2 चौके 8 हो गए, 2 9 18 हो गए। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु को तुलना, इसमें 4 जोड़ दीजिए, इसमें 4 जोड़ दीजिए, 8 4 12 हो गया, यहाँ पर 18 18 और 4 8 4 22 हो गया। इसको काटेंगे 2 से, 6 और 11 आ गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने 25%, 10%, 30% कम की गई, चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की गई। तो ठीक है, तो इसमें ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीनों में 25 30 और 25 10 30%, इसमें सक्सेसिव रेट हम लगा सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव रेट हम इसमें लगा सकते हैं, ऐसा भी इसमें कर सकते हैं। तीसरे महीने में जैसे आपको 25% का वैल्यू कितना होता है, 25 को 100 कर देंगे, 25 1/4, 4 से 3 हुआ, फिर 10 का 1/10। ठीक है, 10 का 9 हुआ, 30% का 3/10, 3 का 7 हुआ। ये 3 महीने का टोटल कमी आ गई। फिर चौथे महीने में 60% की वृद्धि हुई, मतलब कि 10 का 16 हो गया, 10 का 16 हो गया। अब ये एवरेज टोटल पूछा है, टोटल हमको गुणा करना है, इसका मल्टीपल करके या जोड़ भी देंगे। जोड़ने के बाद हम इसमें निकालेंगे कमी या ज़्यादा कितनी आई, तो हम इसको दिखा लेते हैं पहले एक बार। 10 हो गया, 10 10 20, मतलब 17, 17 यहाँ लिख लेते हैं, 17 हो गया, इधर इधर हो गया, इसमें मूल कीमत में कितनी कमी हुई ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें मूल कीमत में हम कुछ मान लेंगे, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, तो मूल कीमत से सीधे इसमें कमी ही आएगी। यदि यदि कोई भी दो वस्तु में कमी या वृद्धि दोनों होती है, तो हमेशा कमी ही आती है, ये याद रखना है। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 2 तो काट दीजिए, 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इसमें सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 ही आता है, सक्सेस लगाएंगे। फिर ये क्वेश्चन आया था, इसमें भी पूछ रहा है कि एक शहर ए बी से यात्रा करता है, 1/4 की चाल से चलता है, 45 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो जाकिर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है, तो शहर ए बी तक उतने कितने समय लगता है। मतलब कि जाकिर ए शहर से बी तक यात्रा करता है, ए और बी से। ठीक है, अपनी सामान्य चाल का 1/4 पर चलता है, मतलब अगर उसका चाल रहा होगा 4, तो मतलब कि मान लीजिए 8 है, तो 1/4 मतलब कि 2 किलोमीटर की चाल से वो चल रहा है। बी तक पहुंचने देरी से पहुंचता, मतलब 45 मिनट वो देरी से पहुंच रहा है। यदि सामान्य चाल पे चलता तो 45 मिनट पहले पहुंचता। ठीक है, यदि वो सामान्य चाल से 1/4 से चल रहा है, तो 45 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो यदि जाकर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो कितना मिनट पहले वो पहुंच जाता। तो सीधा सीधा है उसका, देख लीजिए 15, 45 है, तो उसको 3 करेंगे, 15 3 45 से इसको करेगा। ठीक है, तो 15 मिनट। यदि कोई दुकानदार 5 खरीदे, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या बताएं, 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए की एक स्कीम ऑफर करता है, तो प्रभावी छूट प्रतिशत के 2 अंकों तक ज्ञात करना है। इसमें सबको पता है, इसमें आराम से 16 दशमलव ही कुछ आएगा, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से इसमें 16.67 सही है, 16.33 लग गया है। 5 खरीद रहा है तो 1 मुफ्त पा रहा है, मतलब कि वो टोटल 4 का ही दाम दे रहा है। ठीक है,
तो प्रभावी छूट ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 5184, तो उनकी HCF कितना है, LCM। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले संख्या गुणे x1 गुणे x2 इज इक्वल टू LCM गुणे HCF, यही फार्मूला लगा देंगे, 216 आ जाएगा आराम से। फिर आ गया एक क्वेश्चन आया था इसमें मैथ का। विजय के पास 1218 में उन्हें अपने पुत्रों को अजय प्रकाश के बीच बांट दिया। उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देने पर होने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। मतलब दो बेटों में उन्होंने अपने 1218 रुपये को बांटा और चक्रवृद्धि ब्याज 10% पर उन्होंने निवेश करने के लिए बोला। तो यहाँ देखा कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 14-15 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि में दी थी। मतलब अगर ये वो 14 वर्ष विजय करता है, अजय करता है, प्रकाश 15 वर्ष करता है, दोनों को समान राशि प्रदान हुई। तो वही पूछ रहा है विजय को कितना उन्होंने, विजय ने प्रकाश को कितना रुपए दिया था, मतलब दूसरे वाले को 15 का रेशियो। ठीक है, तो उसमें आपको देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसको थोड़ा सा मैं भी नहीं लगा पाया था, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे यही क्वेश्चन था। फिर आ गया था इसमें कुछ नहीं है, इसमें परसेंटेज क्या है, x का 2% इक्वल तो 336 है। तो x का मान आप आराम से निकालेंगे, परसेंटेज को हटाकर 16,800 आ जाएगा। फिर आया था 18 क्वेश्चन, 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य 50 खिलौनों का क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत। फिर इसमें कुछ नहीं करना है, 30 SP इज इक्वल टू 50 CP, CP SP का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, SP और CP का रेशियो निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना, CP हमेशा हीरो होता है। आपका लाभ हुआ 20 का, गुणे 100 करेंगे तो 200/3 करेंगे, 66.67 आ जाएगा। राकेश ने 154 कुर्सी बेची, 66 कुर्सियों विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो टोटल 154 है, तो 66 कुर्सियों को बेचने पर लाभ कितना हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको 75% आएगा। ठीक है, 154 कुर्सी टोटल, SP कितना है, SP 154 और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 66। ठीक है, प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, 66 हो रहा है। तो उसमें हम CP निकालेंगे, CP इसका अंतर निकाल के कर देंगे, जो प्रॉफिट आ रहा है 66 बटे वही CP गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 75। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 168 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी ऊंचाई 0.12 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है, ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसमें आप फार्मूला में लगा देंगे तो आपको सॉल्व करेंगे। इसमें ऊंचाई h दिया गया है इतना, पाई से आपको इसका आयतन वॉल्यूम दिया ही है, वॉल्यूम का मान 168 दिया ही है, हम इसमें पाई से पाई काट देंगे। ठीक है, इसमें आपको त्रिज्या ही पूछा, r का मान आप √42 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। फिर ये इंग्लिश का क्वेश्चन था, इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आगे आपको हिंदी दिखा देता हूँ, हिंदी में भी कोई बहुत खास नहीं था। यहाँ से आया था हिंदी, हिंदी में फटाफट करेंगे। ललित ने इस रहस्य को अपने भीतर ही रखा, इसमें पूछा अशुद्धि, रहस्य ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, रहस्य अशुद्धि है। मतलब कि इसमें देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इसमें पूछा विदेशज शब्द युक्त करना है, इसमें विदेशज शब्द का विकल्प यूज करना है। तो बेटों को तुरंत बुलाओ, ऑप्शन के अनुसार आप लगाएंगे तो स्त्री सुंदरी से महिला भी एक देशज होती है, विदेशज में इस औरत के बेटों को तुरंत बुलाएं। गला छुड़ाना का मतलब होता है पीछे छुड़ाना, ऑप्शन नंबर 1। फिर आ जाता है इसमें बरसात के मौसम में आसमान में अक्सर 7 रंग दिखाई देते हैं, तो हम इसमें रेखांकित अंक जो है 7 रंग, इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसमें इंद्रधनुष, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ना, अक्सर इंद्रधनुष दिखाई देता है। तलवार एक क्या है, इसका उदाहरण है, तो ये तलवार एक शस्त्र है। ठीक है, तलवार एक शस्त्र है, अस्त्र नहीं है।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार नहीं है, तो इसमें ध्यान से कोई रीतिवाचक नहीं होता। रीतिवाचक एक समय, समय जो रीतिवाचक होता है समय। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग की पहचान करना है, तो इसमें जो स्त्रीलिंग है झील, झील स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। इसमें पूछा है कि वाक्य खंड को बदलिए कि किसी भी आदमी को तो भेज दो। इसमें ऑप्शन आपको सही करना क्या है, किसी आदमी को भेज दो। ठीक है, किसी आदमी को भेज दो। श्याम के घर का फर्श बहुत ही क्या है, तो इसमें बहुत ही चिकना है। ठीक है, बहुत ही चिकना है। अमावस की रातें बड़ी रमणीय होती हैं। इसका अमावस की रातें मतलब चांदनी की रातें। इसमें रेखांकित शब्द को हटाना है, तो चांदनी की रातें बहुत ही रमणीय होती मतलब सुंदर। फिर आ गया था भयभीत का विलोम शब्द लगाना है, भयभीत का निर्भीक होता है। छेड़ना शब्द निम्नलिखित किस वाक्य में सही प्रयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल ध्यान देना, नहीं हुआ है। उसने ऐसी बात कहकर मेरे दिल को छेड़ दिया, ये गलत है। तुमने तो मेरे पुराने घाव छेड़ दिए। ठीक है, तुमने सितार के तार छेड़ दिए, चाइना ने युद्ध छेड़ दिया। तो उसने ऐसी बात कहकर मेरे दिल को छेड़ दिया, ये नहीं होता, मेरे दिल को ठेस पहुंचाया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर आ गया वह फूल जो खिला न हो, तो कली होती है। इच्छा का पर्याय नहीं है, इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें एक ही नहीं है, लोभ। बाकी ईप्सा, आकांक्षा, कामना ये सब होते हैं। फिर आगे भगवान शिव ने भगनासुर को भस्मीभूत कर दिया और देवताओं को अभय प्रदान के उपरोक्त में किस वाक्य में वर्तनी अशुद्धि है, तो उसमें भस्मीभूत कर दिया। ठीक है, भस्मीभूत सर, लेकिन ये क्वेश्चन वो रिट लायक है, क्योंकि भस्मासुर भगनासुर को, ससुर भगनासुर कौन था, कि माँ का भगनासुर तो नहीं था। इसको रिट डालेंगे, इसको रेट डालना पड़ेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन डाउट में जा रहा है। भागनासुर कोई नाम ही थे, तो उसमें उसका नाम भस्मासुर था। ये क्वेश्चन आंसर की गलत लगाया गया है, इस पे रेट डाल सकते हैं आप लोग। फिर आ गया था गद्यांश। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि 4। वो गद्यांश में आपको गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आप लोग को भरना है। तेज हवाएं तन मन और आत्मा से सिहरन से भरती हुई, तेज बर्फानी हवाएं। ठीक है, इसमें बर्फानी हवाएं सही है। फिर आ गया गीली हवाएं छतरी को उलट देने के लिए आतुर है, उलट देने के लिए आतुर है। फिर आता किंतु यहाँ लंदन में यह मई का एक दिन। ठीक है, मई का एक दिन। फिर आया था घड़ी भर के लिए। ठीक है, घड़ी भर के लिए मतलब एक टाइम। फिर लास्ट क्वेश्चन आया था उपरोक्त में अभाव का सामान, जब तक अभाव का सामना नहीं होता तब तक भाव की संपदा का अनुभव नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो इस प्रकार से हिंदी के 20 क्वेश्चन थे, जो कि इसमें से एक क्वेश्चन डाउट में था। ठीक है, उसको हम रेट में डाल सकते हैं, क्योंकि भगनासुर कहीं मैंने पढ़ा नहीं था, ना ही सुना हूँ, तो भगनासुर वहाँ पर उसको सही मान लिया है। भस्मीभूत करने के लिए, उसमें भस्म करने के लिए शंकर भगवान को भस्मासुर नहीं ना, उसके सर को दौड़ाए थे, मोहनी रूप धर के विष्णु जी आए थे। शंकर भगवान भागे बचे पड़ रहे थे, जाके झाड़ी में घुस गए थे वरदान देकर। तो वो क्वेश्चन आंसर की गलत माना है। अब मैं आपको रीजनिंग दिखाता हूँ। ठीक है, रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन थे। हाँ, यहाँ से इसमें दर्पण आया था। इसमें दर्पण में आया था कि निम्नलिखित में से दी गई आकृति की दर्पण प्रतिबिंब में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल से एक बार पढ़ोगे, इसका यही उल्टा होता है, दिमाग लगाओगे, इधर कलर, इधर ऐसे। जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। इसमें दी गई निश्चित कूट भाषा में सोल को
64 15 के रूप में कूटबद्ध किया तो लास्ट को 65 48 के रूप में किया तो यू को किस प्रकार प्रतिबद्ध है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको काटना है जो कामन है। इसमें ओ एस कामन दिख रहे हैं, ओ एस एल 3 चीज़ें कामन दिख रही हैं, जो बच रहा है वही सही है। कुछ भी इसमें करना बहुत बड़ा तीर मार खार नहीं है। इसमें आप लोग काटेंगे, देख लीजिए 6 4 5 कट गया, 6 4 5 कट गया। अगर आपको यू का पूछेगा तो 5 1 सही होगा, ठीक है। और वहीं इसमें टी बच रहा है ना, टी का पूछेगा तो 8 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर इसमें है ZXV PNL FDB BTR को आगे आने वाला क्या आएगा, तो इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें घटाया है, ठीक है, घटाया गया है। जेड से सीधे पी पर आया है, ठीक है, फिर एफ पर आया है, फिर बी पर आया है, फिर इसको हम उसी क्रम में घटाएंगे तो एल आ जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन से एल जे एच सही हो जाएगा। फिर इसमें आया था वेन डायग्राम में महिला डॉक्टर बहन, तो इसमें महिला डॉक्टर बहन में हम एक ही वेन डायग्राम कर सकते हैं। जितनी भी बहन है वो महिलाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी बहन होंगी वो महिलाएं कंपलसरी ही होंगी, पुरुष बहन हो ही नहीं सकता, तो एक हो गया। और डॉक्टर बहन भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसा डायग्राम, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर आगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार BYVT एक निश्चित तरीके से PMJH से संबंधित है, उसी तरीके से ONKI EBYW संबंधित है, तो उसी तर्क में NKHF दिए गए विकल्पों से किसने संबंधित है, तो इसमें कुछ नहीं है। बी का जिस प्रकार से ये संबंधित है, जिस प्रकार से इसका ये संबंधित है, उसी प्रकार से NKHF का संबंध किस प्रकार से है, तो इसमें आप लोग देखेंगे इसमें वृद्धि हुई है, बी से एम गया है, बी से पी गया है, फिर वाई से एम गया है, बी से जे गया है, टी से एच गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें करेंगे तो हमको इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसको आप लोग करिएगा, उसी सेम पैटर्न पर फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते ही रहेंगे। इसमें बेस BASH का 5431 है, तो उसी प्रकार हैश को 1234 के रूप में हो जाता है, तो ई का सेम वही है, इसमें काटा पीटी करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही आ जाएगा, ई का 2, क्योंकि इसमें जो कॉमन है उसको हम काट देंगे, हटा देंगे, कॉमन पता चल जाता है, जो बच रहा है उसी का आप निकाल लेंगे। ब्लड रिलेशन का समय आ गया। ब्लड रिलेशन में देख लीजिए A+B का अर्थ है, इसमें आपको सिंबल दिया है, प्लस का भाई होता है, माइनस का बहन, गुणे का माता और भाग का पिता। तो हम इसको जब भी सॉल्व करेंगे पीछे से सॉल्व करेंगे। क्यों भाग का होता है, भाग का अर्थ क्या होता है, पिता, मतलब कि अपना, क्यों पिता है, ठीक है, पी पिता है क्यों का, ठीक है। उसके बाद आगे गुणा, गुणा का अर्थ होता है माता, माता है पी की, फिर उसका माइनस का अर्थ होता है बहन, एन बहन है ओ की, फिर उसके बाद एम है, तो उसका आगे माता का भाई, ठीक है, माता का भाई मतलब मामा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। पीछे से उसको सॉल्व करिएगा, आराम से आ जाएगा। फिर अंग्रेजी वर्णमाला में आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ये भी वही है, सेम टू सेम, जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, उसी प्रकार से इसका अगला पैटर्न क्या होगा, तो हम जो सेम पैटर्न इसमें फॉलो होगा वही सेम पैटर्न इसमें, अब वही सेम पैटर्न इसमें फॉलो होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, टाइम लगेगा लेकिन मैंने पूरा सॉल्व किया है, इसमें 19 पूरा सही किया हूँ। लाइटर प्रत्येक अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला बेस किया तो अक्षर को करते हैं, इसमें कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि लाइटर जो है इसको हम काउंट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, उल्टा सीधे सा, जैसे एल है, LMNI जो भी है, आगे हम क्रम में बढ़ते जाते, जैसे एल, इसको मैं सिखा देता हूँ, आएगा भविष्य में तो आप लोग सही कर लीजिएगा, इसको पढ़ना लिखना नहीं है कुछ। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्ण हम इसको सीधे से पढ़ देंगे, एल ABCD आता है कि नहीं उसको ध्यान रखिएगा। आप कोड नंबर से भी याद कर सकते हैं, यदि आप नंबर जानते हैं नंबर लिख देंगे, यदि इसके छोटा नंबर आता है तब भी गलत होगा, पहले आता है तब भी गलत होगा, तो आप इसको हम काउंट करते हैं, ABCDEFGHIJKL, एल आ गया, IJKL, M
NOPQR। ठीक है, ठीक है। प्रत्येक वर्णमाला व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इट मीन्स इसको हम वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम इसमें ई लाएंगे, ठीक है, ई, फिर ई हो गया 5 पे, फिर उसके बाद कौन सा आता है, जी, जी हो गया 7, फिर एच, फिर आई, ठीक है, फिर एल, फिर उसके बाद आर, फिर टी। तो एक भी नहीं पढ़ रहा है, मतलब एक अंग्रेजी वर्णमाला के एक जो अपरिवर्तित है सीधे सीधे पे कोई नहीं पढ़ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ये क्वेश्चन आता है। फिर आ गया परस्पर क्या बदलें, गुणे को भाग में किसको परिवर्तित करें कि ये प्रश्नवाचक सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना होता, इसमें हम चिन्ह को बदल कर सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। पासा का क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा है विपरीत है, आई के विपरीत फलक पर कौन है। ठीक है, आई का विपरीत फलक पर कौन है। तो आई के विपरीत वही होगा जो यहाँ पर है सामने, आप यहाँ पर एक उठा लेंगे, ठीक है, कौन सा, NAT, आप क्लॉकवाइज घुमा दिए, यहाँ पर एन से लिए NSH, टी का एच हो गया, एक एस हो गया, एन ही बच रहा है, एन के अलावा कौन होगा, आई, आई बच रहा है, आई हो जाएगा, एन का आई। फिर आगे श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह है 450, 460, 471, 483, 496। तो इसमें अगला पद कौन सा आएगा। तो ये आपको आप लोग खुद बताइए कैसे आएगा। 510 इसका आंसर आएगा, जो कि सही लगा है। ठीक है, 510। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में, इसमें एक असंगत है, मतलब कि एक असंगत तौर पर है, बाकी तीन सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, एक अलग पैटर्न है। इसमें समय वृद्धि हो रही है, इसमें घट रहा है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर इसमें देख लीजिए, इसमें चित्र को बनाया गया है, यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ से गया इधर गया, पहले में यहाँ था यानी दूसरे में यहाँ गया, ठीक है, तीसरे में फिर यहाँ आ गया, चौथे में फिर यहाँ आएगा। तो ये ऑप्शन बच रहा है, ये ऑप्शन बच रहा है। ठीक है, अब दूसरा एक चित्र उठा लेंगे, यही सेम उठाइए, एक यहाँ घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे आ जाएगा। ये तो कट गया सीधा, ऑप्शन नंबर 3 बच गया। ठीक है, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सिंपल सवाल है, एकदम धुआं धुआं कर देंगे आप लोग। इसमें देख लीजिए, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट है, ये बिल्कुल आसान है। इसमें 7 व्यक्ति को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7, उत्तर की ओर मुख करके, मतलब कि इसमें गोला में नहीं है, सिर्फ लाइन में है, इसको हटा देते हैं। 7 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में बैठे हैं, परंतु उनका जरूरी नहीं कि उसी क्रम में बैठे। एल के बाईं ओर 3 व्यक्ति, एल के बाईं ओर 3, एल मान लो यहाँ है, इसके बाईं ओर 1 2 3। जी के दाईं ओर केवल एफ बैठा है, जी के दाईं ओर केवल एफ बैठा है, जी और के बीच केवल 3 है, जी और के बीच मान लो जी के दाईं ओर, जी के दाईं ओर कौन बैठा है, केवल एफ, जी और के बीच, जी यहाँ कर दिए, यहाँ एफ कर दिए, जी और के बीच 1 2 3, के यहाँ कर दिए, एन एच के बाईं ओर, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, एन एच के दाईं ओर, एन एच के बाईं ओर, लेकिन ई के दाईं ओर। इसको बनाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, अभी भूल गया मैं, नहीं तो इसको लगाएंगे तो आपको 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, टाइम लगेगा, आराम से अपना ध्यान से करिएगा। फिर पासे का आया था, पासे में कुछ नहीं है, बस उससे विपरीत पूछा, यानी कि विपरीत। इसमें पासे में जो कॉमन चीज़ें हैं उसी को हम उठाकर क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो ऑप्शन आ जाता है, तो ए आ जाएगा।
इसमें भी कुछ नहीं करना, सभी ताल संगीत हैं, सभी ताल हो गए जितने वो सब संगीत हैं, सभी संगीत जो हैं लय हैं, कोई भी लय धुन नहीं है, कोई भी लय धुन नहीं, इसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये किसी से रिलेशन नहीं करेगा दोनों, तो दोनों अनुसरण अनुसरण करते हैं, कोई तान धुन नहीं है, कुछ ताल लय है, कुछ ताल जो है लय है, सही है, तो ये सही है दोनों। ये ABCD क्या है, इसमें आपको इसमें सबसे अच्छा एक ही सवाल होता है, आप एक एक ऑप्शन को फिट करेंगे, जो ऑप्शन अच्छा लगता है वही सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें एक सही है, ठीक है। उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है, 3-3 या 5-5 के जोड़े पर। ये ऑप्शन में अपना अगर इसमें दिमाग नहीं लग रहा है तो आप ऑप्शन उठा के रख दीजिए फटाफट, ऑप्शन में देखेंगे खुद ही पता चल जाएगा, हाँ यही सही है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से लगाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 7, 17, 25, 53, 61 में अगला पद क्या आएगा, तो 125 आएगा। ये क्वेश्चन कठिन था, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें भी नहीं समझ में आया, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, और मैंने टोक्का मार दिया था वो गलत हो गया है, मतलब ऑप्शन नंबर मैंने 4 मारा था, इसका ऑप्शन नंबर ओ सही है, ओ। इसमें ये हर शिफ्ट में आ रहा है, अगले ये इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि इसके पहले SSGD में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था, इसी बार ये नया पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो बताइएगा कमेंट में ज़रूर। और यदि आपको आपका पेपर कैसा था, आपने पेपर दिया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना शिफ्ट और डेट बताइएगा, और ये कितना आपका स्कोर बन रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर भी, जो भी हम सॉल्व और भी पेपर मिलते हैं हम पूरा सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और हमारा RPF कांस्टेबल जिनका है वो तैयारी करते रहें। और आज 8 मार्च का पेपर RPF कांस्टेबल का नहीं था, तो आज छुट्टी है, कल फिर होगा, कल के लिए मैंने फिर जो भी पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसका तुरंत एनालिसिस लेकर आता हूँ चैनल पर। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। भाई 1 घंटा हो गया। सेब ना भाई।